नमस्कार, न्यूज मेकर सीरीज में आपका स्वागत है। न्यूज मेकर सीरीज में आज बारी है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। जी हां, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। वैसे तो मनीष जो है वो देश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन है और ऐसा उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो डिप्टी सीएम, देश में जितने भी डिप्टी सीएम हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा वही हाई प्रोफाइल है। हालांकि दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा तक नहीं है और मनीष सिसोदिया ऐसे डिप्टी सीएम हैं कि उनके पास पुलिस भी नहीं है। जी हाँ, दिल्ली की जो पुलिस है वो भी सेंटर को रिपोर्ट करती है। दिल्ली राज्य है भी और नहीं भी है, और दिल्ली के लोग और दिल्ली की कई सरकारें पहले दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांग चुकी है, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है। तो जानते हैं कि मनीष सिसोदिया आजकल क्यों सुर्खियों में है। मनीष सिसोदिया ने एक बयान दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि स्कूल नहीं खुलेंगे जब तक वैक्सीन नहीं। जी हाँ, जब तक वैक्सीन नहीं, स्कूल नहीं। ये एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि 21 सितंबर को केंद्र सरकार ने अलाउ किया था स्टेट्स को कि जो स्टेट्स चाहते हैं वो अपने स्कूल्स खोल सकते हैं, अपने यहाँ 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स खोल सकते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो फ़िलहाल दिल्ली में उनका स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं है। 30 अक्टूबर को इससे पहले मनीष ने कहा था कि दिल्ली में स्कूल अगले आदेश तक नहीं खोले जाएंगे, यानी कि वो पहले भी फेवर में नहीं थे। और अब ये कह रहे हैं कि दरअसल उन्होंने पेरेंट्स से भी बात करी है और पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग जो हैं, जो दिल्ली के स्कूलों के जो हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी वो बच्चे को स्कूल भेजने के फ़िलहाल जो है मूड में नहीं है। और इसका रीज़न है कोरोना। जी हाँ, कोरोना के चलते स्कूल्स, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मार्च में बंद कर दिए गए थे पूरे देश भर में। लेकिन कई राज्यों ने इसको, केंद्र सरकार ने जब राज्यों के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया कि चाहे तो वो स्कूल खोल सकते हैं, तो कई राज्यों ने स्कूल्स को खोला था। तो आंध्र प्रदेश में भी स्कूल खुले थे, हरियाणा में भी खुले थे, महाराष्ट्र में भी खुले थे और भी कई राज्यों में खुले थे। लेकिन इससे जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहा। कई जगह, कई राज्यों में जहां स्कूल्स खुले थे वहां बच्चों को कोरोना हो गया और कोरोना के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। हरियाणा से भी रिपोर्ट हुए, आंध्र प्रदेश से भी रिपोर्ट हुए। और दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के एरिया में और सिचुएशन बुरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन बहुत है। जी हाँ, दिल्ली में जैसे कि आप जानते हैं कि जैसा कि दिल्ली की सरकार पहले से कहती आई है, आसपास के राज्यों में, खास तौर पे हरियाणा और पंजाब में पराली के जलाए जाने से प्रदूषण इकट्ठा हो जाता है। और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते, या जिनमें कोरोना के इतने सिम्टम्स नहीं आते, या जिनको कोरोना से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उनके लंग्स कमज़ोर हो रहे हैं पराली के प्रदूषण की वजह से, और उन पर कोरोना की मार अब जो है ज़्यादा पड़ रही है। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान को एक दूसरे कोर्ट के ऑर्डर से भी रिलेट किया जा रहा है। जी हाँ, अब से 2 हफ्ते पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, या दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ी गलती करी है। दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से चीज़ों को अनलॉक किया है, जिस तरीके से कोरोना वायरस को लाइटली लिया है, शादियों पार्टियों की इजाज़त दे दी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, जिस तरीके से जो कोरोना प्रोटोकॉल पूरे देश में फॉलो किया जा रहा था और दिल्ली में उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई, तो उसकी वजह से जो है कोरोना बहुत तेज़ी से दिल्ली में फैला है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। इन 4 राज्यों से पूछा है कि वहाँ पर कोरोना का इस टाइम क्या स्टेटस है। उसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट असम भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो कोरोना से होने वाली मौतें हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो दिल्ली सरकार ने एक तरीके से, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जब फटकार मारी दिल्ली सरकार को, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 4 राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, तो ये भी कहा जा रहा है कि उससे भी थोड़ा मनीष सिसोदिया थोड़े दबाव में थे। और इसी बीच में बीजेपी ने भी एक दांव खेला था। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया का एक फ़ोटो ट्विटर पर डाला था, जिसमें मनीष सिसोदिया एक पार्टी अटेंड करने गए थे
और दिल्ली में वो जो है वो पार्टी, शादी की पार्टी जो है वो थी और उसको अटेंड करने गए थे। उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो बीजेपी ने ट्विटर में ट्वीट करके पूछा है कि ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं या आपके जो नेता हैं वो तमाम नियम कायदों से क्या ऊपर हैं? क्या आपके नेताओं पर जुर्माना लागू नहीं होता? क्या इनसे 2,000 रुपये का जुर्माना नहीं लिया जाना चाहिए? क्या ये सच नहीं है कि जुर्माने से जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उसे दिल्ली सरकार उस पैसे से विज्ञापन कर रही है? तो आम लोगों के लिए तो जुर्माना है, लेकिन आपके नेताओं और उप मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो बीजेपी ने भी निशाना साधा था अभी मनीष सिसोदिया पे। तो मनीष सिसोदिया जो है उनके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। तो अब हम जानते हैं मनीष सिसोदिया के थोड़े से जीवन के बारे में। मनीष सिसोदिया यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में एक जगह है हापुड़। हापुड़ में उनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1972 को। जी हाँ, मनीष सिसोदिया की उम्र जो है वो 50 साल भी नहीं है। और अगर आप पॉलिटिक्स में, प्रॉपर पॉलिटिक्स में देखें तो 2005 के बाद ही आए हैं। और जो उन्होंने आप ज्वाइन करी या जो अन्ना का लोकपाल आंदोलन हुआ वो सब 2011 या 12 की बातें हैं। और 2015 में वो डिप्टी सीएम बन गए थे। तो बहुत कम टाइम में उनका बहुत अच्छा राइज हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे, विश्वास पात्र रहे। तो मनीष सिसोदिया की जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो गांव के स्कूल में ही हुई। फिर उसके बाद वो दिल्ली आए। उन्होंने भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया। जर्नलिज्म में 1993 में, जी हाँ, ये वो साल है जब मनीष सिसोदिया ने अपनी एजुकेशन पूरी करी। 1993 में डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एफएम पर बतौर आरजे यानी कि रेडियो जॉकी उन्होंने जॉब ज्वाइन किया। फिर उसके बाद वो ऑल इंडिया रेडियो में भी रहे और जी न्यूज़ में भी रहे। जी न्यूज़ में वो 1997 से 2005 तक रहे। और इसी दौरान माना जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल के ज़्यादा करीब आए और परिवर्तन और कबीर जैसे जो एनजीओज़ या नॉन गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिट जो इंस्टीट्यूशंस थे या नॉन प्रॉफिट जो मूवमेंट थे उससे वो जुड़े। और इससे वो अरविंद केजरीवाल और उनकी दोस्ती ज़्यादा बढ़ी। उन्होंने एक्टिविज़म को भी समझा। 1997 से 2005 जब वो जी न्यूज़ में रहे तो मेनली वो रिपोर्टर भी रहे। उसके अलावा वो न्यूज़ प्रोड्यूसर भी रहे। हालांकि उन्होंने न्यूज़ रीडिंग भी करी, लेकिन बतौर न्यूज़ रिपोर्टर या बतौर न्यूज़ प्रोड्यूसर उन्हें ज़्यादा जाना जाता है। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया ने मिलकर के जो एक्टिविज़म किया, जो सोशल एक्टिविज़म किया, वो केवल नॉन प्रॉफिट या एनजीओज़ तक ही सीमित नहीं था। उसमें बुद्धिजीवी काम भी था। बुद्धिजीवी काम कैसे? जिस तरह से आज हम आरटीआई एक्ट को जानते हैं उसको जनता की तरफ से ड्राफ्ट करने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर। उसके अलावा जन लोकपाल बिल जो अन्ना का आंदोलन था, अगर आप याद करें 2011 का, जिसका केंद्र बिंदु था जन लोकपाल बिल, उसका जो फर्स्ट वर्जन था उसको ड्राफ्ट करने में भी मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी। तो मनीष सिसोदिया न केवल एक राजनेता हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े रहे हैं और वो इंटेलेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है या लॉज को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है उसकी पेचीदगी को भी समझते हैं। और शायद यही कारण है कि उनके पास इतने सारे मंत्रालय हैं। जी हाँ, पहली बार मनीष सिसोदिया एमएलए बने साल 2013 में और उनको कई मंत्रालय दिए गए यहाँ पर। फिर उसके बाद वो सरकार, जैसा कि आप जानते हैं, 2013 दिसंबर में बनी थी और 2014 फरवरी में महज कुछ हफ्तों में अरविंद केजरीवाल की वो सरकार गिर गई थी। और मनीष सिसोदिया इसमें जो है 11,000 से ज़्यादा वोट से जीत करके पहली बार एमएलए बने थे। फिर जब दोबारा चुनाव हुआ तो 2015 में मनीष सिसोदिया और आप यानी कि आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। और मनीष सिसोदिया जो है
वो लगभग 29,000 वोट से जीत के पहुंचे। जी हाँ, 29,000 वोट, वो भी दिल्ली जैसे सेमी स्टेट में जहां पर बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं होता है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है वो भी एड़ी चोटी का चोट लगाती हैं दिल्ली में जीतने के लिए। वहाँ पर जो है 28,000 से ज़्यादा वोट से वो जीते। अरविंद केजरीवाल के वो पहले से करीबी थे और उनकी सूझबूझ, पॉलिटिकल सूझबूझ को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने और उनके बड़े विक्ट्री मार्जिन को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने उन्हें रिवार्ड किया। उनको कई सारे मंत्रालय तो दिए ही गए, साथ ही वो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम भी बन गए, यानी कि दिल्ली सरकार में नंबर 2। तो मनीष सिसोदिया के पास फाइनेंस से लेकर के टूरिज्म डिपार्टमेंट तक दिया गया इसी समय में, और उसके अलावा उनके पास एजुकेशन से लेकर के जीएसटी तक का मंत्रालय उनको दिया गया। मनीष सिसोदिया के पास माना जाता है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो जानते हैं वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को अपना काम इफ़ेक्टिवली करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि फाइनेंस भी उन्हीं के पास है जहाँ से पैसा रिलीज़ करना है, और एजुकेशन भी उन्हीं के पास है जहाँ पर पैसे को इम्प्लीमेंट करना है। मनीष सिसोदिया ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है एजुकेशन सेक्टर पे। उनके पिता एक सरकारी स्कूल के टीचर थे। शायद बचपन में उसी का असर है कि वो जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और प्राइमरी एजुकेशन को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया ने बहुत तेज़ी से बजट बढ़ाया हायर एजुकेशन का और प्राइमरी एजुकेशन का। दिल्ली में स्कूल्स की परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट के स्कूल्स की परफॉर्मेंस, वो प्राइवेट स्कूल से 2016 के बोर्ड एग्ज़ाम आते आते बेहतर हो गई। जी हाँ, दिल्ली में आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए तो आप देख के हैरान रह जाएंगे। देश के बाकी राज्यों में, बाकी अगर आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे और अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर ऑडिटोरियम देखेंगे, वहाँ एम्फी थिएटर देखेंगे, वहाँ पर बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ देखेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये सरकारी स्कूल है। तो मनीष सिसोदिया ऐसा इसलिए कर पाए, उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह, उन्होंने जो है बजट एलोकेशन बढ़ाया। जी हाँ, दिल्ली देश का अकेला राज्य है जहाँ शिक्षा पे, एजुकेशन पे 1/4 बजट खर्च किया जाता है। दूसरा, उन्होंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट बढ़ाया, अपना रेवेन्यू बढ़ाया। वो कैसे बढ़ाया? जितने भी टैक्स में लीक्स होते थे, जो दिल्ली में कहा जाता था रेड राज, यानी कि हमें दो नहीं तो हम रेड करेंगे, मनीष सिसोदिया ने उस चीज़ को ख़त्म किया। मनीष सिसोदिया की वजह से माना जाता है कि दिल्ली का बजट 31,000 करोड़ से 2015 में 2020 आते आते 60,000 करोड़ बढ़ गया, यानी दिल्ली सरकार के पास डबल पैसा आ गया। हालांकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो विज्ञापन के बहुत शौकीन हैं, विज्ञापन भी बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन ये एक सच बात है कि जितना रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है उसके मुकाबले में जो विज्ञापन जो बढ़ा है वो उतना नहीं है। अब हम एक दूसरी बात को समझते हैं मनीष सिसोदिया के बारे में। मनीष सिसोदिया जो है वो एजुकेशन में पूरे देश भर में तो मशहूर है ही, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनका काफ़ी नाम बन गया है इस क्षेत्र में कि उन्होंने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में जो बदलाव किया है उसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा नाम है। हैप्पीनेस करिकुलम और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट प्रोग्राम, ये 2 ऐसे प्रोग्राम हैं जो वर्ल्ड ओवर डिस्कस किए जाते हैं। ये मनीष सिसोदिया दिल्ली के करिकुलम में, दिल्ली के स्कूलों में वो लेकर के आए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम जब बनाने की बात हुई थी तब मनीष सिसोदिया ने कई लोगों से, कई पत्रकारों से भी राय ली थी, तो उनमें मुझे भी अवसर मिला उनसे मिलने का। तो मैंने उन्हें एक सुझाव दिया था कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम या एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट प्रोग्राम जब आप इम्प्लीमेंट करें स्कूलों में तो कोशिश करिए इन्हें CSR से जोड़ने की। CSR में अगर ये किसी तरीके से इंक्लूड हो जाता है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी कि बड़े बच्चों को कुछ पैसे दिए जाएं किसी टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट करने की, एंटरप्रेन्योरशिप करने की,
और यदि वो फेल भी हो जाते हैं तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो कवर्ड होगा। मनीष सिसोदिया को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा और उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम या प्रोग्राम को CSR से लिंक्ड किया जा सके। मनीष सिसोदिया हमेशा से कहते आए हैं कि वो चाहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों से जो बच्चे निकले वो रोज़गार देने वाले बने, वो रोज़गार लेने वाले ना बने, वो रोज़गार देने वाले बने। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़ मेकर मनीष सिसोदिया। न्यूज़ मेकर सीरीज़ में कल बारी आएगी फिर से किसी और न्यूज़ मेकर की। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए INS फीड्स।